प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब, जो कि MNA हैं। कुछ देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे। निज़ामी साहब, सदर का इंतखाब हो गया और वही नतीजा निकला जो एक्सपेक्टेड था, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? कुछ वोट्स दाएँ बाएँ भी हुए, कुछ ज़मीर के वोट भी पड़े हैं आपके ख्याल में? थोड़ी बहुत रद्द बदल हुई है, इतनी को ख़ास नहीं मेरे ख्याल से। जिस तरह चौधरी साहब, एतजाज़ हसन साहब जो हैं, वो तो मुसलसल कह रहे थे ना कि उनको ज़मीर के वोट पड़ेंगे, तो उनको कोई 7-8 लगता है कि ज़मीर के वोट पड़ेंगे, क्योंकि मतवक्को थी कि वो 116 के लगभग वोट लेंगे, गालबन वो 124 ले गए। और मौलाना फजल रहमान के वोट कोई 200 या उससे कुछ थोड़े से ज़्यादा थे, उनको 185 पड़े। लेकिन उसमें एक वजह ये भी है कि PMLN के 8-9 जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। बाकी आरिफ अलवी साहब को तवक्को से ज़्यादा वोट इसलिए भी पड़े मजमूई तौर पर कि कुछ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पर ज्वाइन कर गए, तो ये अगर आप कहें ये वाकई ज़मीर का वोट है। जी ठीक है। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं रांझा साहब आपको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ निज़ामी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये आप बताइए कि आज का जो रिज़ल्ट है ये PMLN की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है या थोड़ा सा बरक्स है उससे? देखिए निज़ामी साहब, PMLN की तवक्कुआत के मुताबिक तो ज़ाहिर है जो हमारा जो स्कोर है या जो हमारे नंबर्स हैं उसकी हद तक बात नहीं है। बात तो एक मुतफ़िका अपोजिशन की है कि अपोजिशन का जो इत्तफ़ाक है, जो यूनिटी है, जो कि पहले दिन जब इलेक्शंस के फ़ौरन बाद अपोजिशन जिन लाइंस के ऊपर एक डिसीजन हुआ था कि आपस में बामी मुशावरत के साथ अपोजिशन फ़ैसले करेगी और अपोजिशन जो है इकट्ठी चलेगी, ये बेसिकली उस सारी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है ये जो कुछ हुआ है। और हम तो आपके सामने है कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ, स्पीकर का इलेक्शन हुआ, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, वहाँ से लेके इस वक्त तक सदर के इलेक्शन तक आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी और पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है, मीडिया भी नोटिस कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कई जगह के ऊपर हमसे एक बात करती है, कमिटमेंट करती है, फिर उस कमिटमेंट से विड्रॉ कर जाती है। अगर यहाँ पे आप देखिए कि कैंडिडेट्स के जो पॉइंट्स थे उसमें कितना को फ़र्क था, मेरे ख्याल से 337 इशारिया कुछ पॉइंट्स जो थे वो इनके थे अंदाज़न। अभी मैंने नताइज अभी नए नहीं देखे, जो रिसेंट अभी रिज़ल्ट्स आए हैं तमाम असेंबलियों के, लेकिन सुबह तक की जो वर्किंग थी और कोई 20-25 पॉइंट्स कम थे। अगर इत्तफाक रहता पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठी हैं ये इकट्ठे होकर कैंडिडेट देते, तो वो जो 20-25 का फ़र्क रह गया था वो फ़र्क निकालना कोई मुश्किल नहीं था। कई ऐसे लोग हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं जो PTI को सपोर्ट कर रही थी, उनको अपने साथ शामिल किया जा सकता था। और इस अमल में भी जब ये सारी बात सदर की शुरू हुई और जो पहली मीटिंग हुई साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब के घर पे, वहाँ पे अचानक पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा, खुर्शीद शाह साहब भी उनमें शामिल थे, कायरा साहब भी थे, बाकी लोग भी थे, उन्होंने आके अचानक बताया कि जी हमने ये फ़ैसला किया है कि आप एतजाज़ एहसन साहब जो हैं आप इनको सपोर्ट करें। तो उस वक्त ये बात की गई कि देखें, एतजाज़ एहसन साहब की एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो कुछ अरसा कबल जो बयानात, ख़ास तौर पे बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की बीमारी के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए थे, उन बयानात की मौजूदगी में इस वक्त मुमकिन नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून इनकी हमायत करे और आप कोई कैंडिडेट तब्दील कर लें। और ये हमारा सिर्फ फैसला नहीं होगा, ये अपोजिशन में हमारे तमाम जो अलायंस है, जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, हमें तमाम अलायंसेस को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और कंसेंसस क्रिएट करके एक कैंडिडेट सामने लाना पड़ेगा। और हमने यही जवाब दिया पीपल्स पार्टी को
और उसके बाद फिर मौलाना साहब जो थे उनको हमने कहा कि आप ठीक है, मौलाना साहब की ख्वाहिश थी, कुछ लोगों ने कहा जी मौलाना साहब भी उम्मीदवार हैं, तो हमने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब आप एक कोशिश कर देखें कि शायद पीपल्स पार्टी कोई बीच में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जो कि मुश्तरका जिसमें कोई लायामल अपनाया जाए और पीपल्स पार्टी और हम लोग मिल के इकट्ठे कैंडिडेट दे दें। मौलाना साहब की मुलाकातें भी होती रहीं और यहाँ तक भी आखिर में बात एक गई कि एक स्टेज थी जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी में से ही कोई नया कैंडिडेट लें और पीपल्स पार्टी से ही कहा कि आप एतजाज साहब की जगह कोई और कैंडिडेट पीपल्स पार्टी में से ले आए। जब तो उस वक्त बहुत देर हो कि आप वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तब्दील कर लें, हमें जो है वो ये काबिल कबूल नहीं है शहबाज शरीफ साहब, तो आपने तब्दील नहीं किया था, तो फिर आपके कहने पर वो अपना उम्मीदवार तब्दील क्यों करेंगे? उन्होंने भी तो आपसे ऐसे ही मुतालबा किया था, आपने भी तब्दील नहीं किया था। देखिए ये अब उनकी एक साइड की कहानी है। अगर खुर्शीद शाह साहब और एयाज सादिक साहब यहाँ पे बैठे होते तो बहुत बेहतर होता, और वो जो उनकी आपस में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, तो खुर्शीद शाह साहब और इनके कुछ दोस्त खुद आए थे उस वक्त भी एयाज सादिक के पास, और उन्होंने यही बात की थी कि आप ये कीजिए कि आप शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ही वो बेहतरीन कैंडिडेट हैं जो सबसे ज़्यादा ऐवान में से हमायत हासिल कर सकेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब का नाम आया तो हमें ये उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स जो हैं सूबाई असम्बलियों कौमी असम्बली में से जो वोट्स हैं वो हम बैक कर सकेंगे। राजा साहब, तो आप बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ साहब को तैयार कता कलामी माफ। तो शहबाज शरीफ साहब जब तैयार हो गए तो फिर उसके बाद ये रायविंड गए दोबारा, और वहाँ पे जाके जरदारी साहब की जो था एक पैगाम ये पहुँचाया कि जी बराए मेहरबानी आप उम्मीदवार चेंज कर दें, और उस वक्त तक फिर आप अनाउंस कर चुके थे। मैं यही आपसे मुनासिब नहीं होता कि आप, मैं अर्ज़ करना चाहता था यही आपसे कि पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब पे वो इतराज़ था जो आपको का एतजाज़ हसन पे था, लेकिन ये कोई सियासत में को अफू दरगुजर भी कोई चीज़ होती है। आइंदा आप कैसे चलेंगे? अभी तो आगाज़ है सफ़र का, तो ये ऑपोजिशन किस तरह अपने मामला चलाएगी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर? निज़ामी साहब, इस वक्त तो अगर सही सूरत हाल जो है वो मेरे इल्म में भी है कि इस वक्त अपोजिशन के बीच में जो ये इख्तलाफात अभी माजी के ये जो दो वज़ीर आज़म का, स्पीकर का और अभी हालिया में सदर का जो इंतखाब हुआ है, जो ये इख्तलाफात खुल के सामने दिखने में आए हैं, ये एक मैं समझता हूँ इस मुल्क की जमहूरियत के लिए भी बेहतर नहीं है, और हमारी आवाम जो है वो भी इस सूरत हाल पे काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन मैं ये तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन का ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है। जिस तरीके से हुकूमत चल रही है और जो हुकूमत ने अपने 100 दिन में जो वादे पूरे करने का एक अहद कर रखा है, हम भी उसको देख रहे हैं। और इश्यूज़ के ऊपर ये चले अनफॉर्चुनेट था कि ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, जो कि नज़र आना चाहिए था। और पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने इतने करोड़ों मतलब वोट दिए हैं और थोड़े से ही मेंबरान का फ़र्क है, वो तो यही कर रहे थे कि अपोजिशन हमें इकट्ठी नज़र आएगी और एक कंस्ट्रक्टिव किस्म का प्रोटेस्ट भी हुआ करेगा, एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की अपोजिशन भी होगी। लेकिन हम ये जो हमसे तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम ऐसा लायामल इख्तियार करेंगे कि हम अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को नाउम्मीद नहीं करेंगे। आज शहबाज शरीफ ने बात करते हुए अखबार नवीसों से, मीडिया से ये कहा कि आप जिम्मेदार हैं अपोजिशन में नफाक के। तो मैं राजा साहब से पूछना चाहूँगा कि हमारा क्या कसूर है? नहीं, मुझे ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब इतने सीजन्ड सियासतदान हैं। मैंने स्टेटमेंट उनकी नहीं सुनी। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई ऐसी बात करेंगे। हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में की हो, लेकिन जिस तरह आप फरमा रहे हैं तो ऐसी तो कोई बात हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम जो तासुरात थे और जो गुफ्तगू या जो उन्होंने
इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ें उन्होंने महसूस की, जो ऑफ द रिकॉर्ड वो करना चाहते थे, उन्होंने हमसे एक एक बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहीं भी मीडिया का जिक्र नहीं किया। वैसे उन्होंने कोई मजाकन कोई बात कर दी और उसका इस तरह की बात हुई हो, लेकिन कतई तौर पे देखें हम बेनिफिट देते हैं कि उन्होंने बात नहीं, और लाइट मूड में की होगी शायद बात। एक चीज़ रंजन साहब आपसे पूछना चाह रहा था, ये हमारे यहाँ भी इस पर डिबेट होती रही कि PMLN ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम सिलेक्ट किया बतौर उम्मीदवार सदर के, ये और अपनी पार्टी से नहीं किया, इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमा थी कि नून लीग से नहीं होगा उम्मीदवार जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, JUI से होंगे, तो ये इसके पीछे हिकमत क्या कार फरमा थी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये फैसला शहबाज शरीफ साहब ने किया है या नवाज शरीफ साहब ने किया? देखिए, मौलाना साहब का जो एक इस वक्त इस मुल्क में एक जमहूरी सफ़र चल रहा है, देखें नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, और मौलाना साहब का मौक़िफ़ इलेक्शन रिगिंग के हवाले से जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है, गो कि उनके अपने ही हलके में उनका मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली हुई, और जिस तरह से वो इस सारी सूरत हाल में काफ़ी फ्रंट फुट पे गुफ्तगू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और इस इशू को रेज़ कर रहे हैं, धांधली वाले इशू को, तो ये वो चीज़ें हैं जो एडअप होती गई। और मौलाना साहब का एक पुराना एक तजर्बा है। मौलाना साहब पाकिस्तान में आज कोई ऐसा नाम नहीं है जिनको पाकिस्तान की सियासत जो है वो जानती मानती ना हो। मौलाना साहब सीजनड सियासतदान हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ अलाइंसेस बनते भी हैं, और पाकिस्तान की सियासत में आपको नज़र आता है कि कई जगह पे सर्वाइवल जो है वो सामने रखना पड़ता है और उसके मुताबिक चलना भी पड़ता है। तो मौलाना साहब की हिस्ट्री ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की ये पूरी मुकम्मल रेसिपी है जिसके बीच में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। हाँ, मौलाना साहब से लोगों का इख्तलाफ होगा कि वो राइट साइड पे बहुत ज़्यादा है, वो सेंटर पे नहीं है, या वो लेफ़्ट पे नहीं है, तो वो उनकी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है और वो उस आइडियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और यहाँ पे ये आइडियोलॉजी रखने वाली जमातें जो हैं हमेशा से पाकिस्तान की आवाम में एक सपोर्ट हासिल रखती हैं। तो मेरे ख्याल से जो मौलाना साहब का हमने फ़ैसला किया है, हमें किसी किस्म का उसके ऊपर कोई इस तरह की कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है, और हम बड़े क्लियर माइंडेड हैं कि मौलाना साहब को जो हमने इस पे आगे लेकर आए हैं। ये बताइए कि आज जरदारी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट दिया जब वो वोट डालना है कि अपोजिशन के हवाले से कि क्या होगा। उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ तो आज तक अपोजिशन में बैठा ही नहीं कभी। तो ये जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फ़िक्रबाजी है, इस पर कोई सीज़ फायर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? बिलावल हाउस जाके एक दफ़ा अपने पुरानी जो उनकी एक पीपल्स पार्टी से एक बड़ी पर्सनल टाइप की मुखासमत है उसको ख़त्म करके वसी तर मफाद की खातर वाई डजंट ही बरी दी हैचेट और जाएँ और शहबाज और बिलावल और जरदारी साहब दोनों से एक कोई मीटिंग अगर तय हो जाए तो एक खा लें, उनके साथ खाना वाना खा लें, चाय की पहले पी लें। मैं निज़ामी साहब इस पे ये आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बिलावल का अपना है, जरदारी साहब देखिए सियासतदान हैं, बयान देते रहते हैं, और वो जरदारी साहब जो हैं उनकी जो अभी सूरत हाल है उसके ऊपर वो इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। वो अपने कैंडिडेट एतजाज़ एहसन साहब को लाना चाहते थे और वो समझते थे कि उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है। जिस तरह हमने रज़ा रबानी साहब का नाम दिया था एक दफ़ा चेयरमैन सेनेट के लिए, उस पर भी जरदारी साहब नाराज़ हो गए थे। शायद इस दफ़ा भी वो इसी नाराज़गी में कि मेरी जमात में से ये कोई और नाम दे देते हैं, मेरी बात जो है उसको ये नहीं देते। वो ये समझते होंगे ये मेरा राइट है कि मैं अपनी जमात से नॉमिनेट करूं, लेकिन ना वो तो ये समझते होंगे ना, अगर फर्ज करें जरदारी साहब कहेंगे जी साद रफीक को नॉमिनेट कर दें आप सदारत के लिए, तो बुरा लगेगा कि नहीं आपको? नहीं, वो कहते रहते हैं जरदारी साहब, और पीपल्स पार्टी वाले भी कहते रहते हैं कि आप उनको ले आएँ, उनको ले आएँ। इस दफ़ा भी उनकी कई तजावीज़ थी, सदर के ऊपर भी उनकी तजावीज़ थी, उनकी स्पीकर पे भी तजावीज़ थी उनकी, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। देखिए सियासत जमहूरियत का खूबसूरती यही है कि आप टॉलरेट करते हैं, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। और जो आपने बात की, मैं बिल्कुल, अगर मैं आपकी राय को
को सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मेरी राय है कि अगर हम अपोजिशन में इकट्ठे बैठे हैं तो इसमें हमें जरदारी साहब के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने में हमें कोई उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो मोहसिन शाहनवाज साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अच्छी से एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेना है प्रोग्राम में, एक मुख्तसर, जी हाँ बिल्कुल, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं। कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा जो है वो दौरा पाकिस्तान बड़ा अहम उसको समझा जा रहा है। सदारती इंतखाब तो हो गया, तो उसमें अब क्या होने जा रहा है उस पर बात करते हैं। कुछ और चीज़ें हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, अब सदर के इंतखाब पर सारी तवज्जो लगी हुई थी, मीडिया की भी, हम लोगों की भी, पूरी कौम की भी, वो तो हो गई, इंतखाब हो गया और नतीजा वही निकला जो एक्सपेक्टेड था। अब कल जो है वो बड़ा अहम दौरा आ रहा है माइक पॉम्पियो का, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा। आपके ख्याल में कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? नई हुकूमत से क्या मुतालबात हो सकते हैं, क्या बातचीत हो सकती है? और अगर वही मुतालबा होता है जो कि माजी में रिवायती तौर पर पाकिस्तानी हुकूमतों से किया जाता रहा है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जवाब भी क्या रिवायती ही होगा या मुख्तलिफ होगा नई हुकूमत का? असदुल्ला साहब, ये असल में गुज़श्ता एक साल से ज़्यादा से पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि ख़ारजा मामलात पे शायद उतनी तवज्जो नहीं है मीडिया की और हमारे स्टेक होल्डर्स की जितनी होनी चाहिए। ये तो एक बात है, लेकिन जो आपने बात की, ये जो दौरा ये इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल है तो ये वैसे ही जैसे जब एक ज़माने में मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाए तो क्लिंटन साहब एक चंद घंटे के लिए यहाँ आ गए और हमें कुछ यही बातें सुना के वो इंडिया चले गए। ये भी ऐसे ही है कि माइक पॉम्पियो जो हैं वज़ीर ख़ारजा और डनफोर्ड जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, पहले ये पाकिस्तान आएंगे, फिर वहाँ से इंडिया जाएंगे जहाँ उनकी स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू होगी। लेकिन इसको एक तरफ रखते हैं, ये दौरा जो है इसकी टाइमिंग ऐसी है कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है। अमेरिका बहुत क्या कहते हैं इसको, पंजाबी का लफ्ज़ है, नको नक हो चुका हुआ है बकौल उसके ख़ुद पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो गज़नी में अटैक हुआ ईद से पहले और ईद के दिन जो वाक़या हुआ काबुल पे, वो बड़े शदीद अटैक थे और भारत और काबुल ने मिल के इसका सारा मलबा जो है पाकिस्तान पर डाल दिया कि जी इनके ज़ख्मी जो हैं लेके गए और ये वहीं से लोग आए थे वगैरह वगैरह। और अमेरिका को ये बड़ा सूट करता है कि वो सारी जो ये नैरेटिव है ये वो उनको ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो एक बात है। दूसरी तरफ ये शाह महमूद कुरैशी का डिप्लोमेटिकली तो ये बयान ठीक है कि जी ये कोई एड बंद नहीं हुई, ये तो सस्पेंड हुई थी, जो सस्पेंड हुई थी अब उन्होंने उसको बंद कर दिया है। तो कहते जी हमारे पैसे हैं ये कोएलिशन सपोर्ट फंड के, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान को एक मैसेज दिया उन्होंने कि वी मीन बिजनेस विथ यू। ये तो एक मैसेज उन्होंने दिया। दूसरी तरफ से मुख्तलिफ जो उनके लोग हैं वो ये पैगाम दे रहे हैं इशारों करायों से कि ईरान की तरह अगला स्टेप भी हो सकता है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का। तो वो हम एक ऐसी इसलिए मुश्किल में फंसे हुए हैं कि उनको पता है कि हमें अमेरिका की आशीर्वाद की ज़रूरत है, और वो है ज़रूरत IMF के प्रोग्राम के लिए। IMF के प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल इस वक्त लाश हैं, और हमें जैसे कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा 9 अरब डॉलर से लेकर 12 अरब डॉलर तक हमें चाहिए सिर्फ अपने आप को पानी से बाहर अपना सर रखने के लिए, टू स्टे अफ्लोट। तो यकीनन ये एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है जिसमें डू मोर का मुतालबा जो है वो बड़ा सख्त है। पाकिस्तान के पास तरजीहात क्या हैं, क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं इस वक्त। अब एक ऑप्शन तो ये है कि वो डनफोर्ड साहब जो है उनको
ख़ास तौर पे कन्विश करें ऑन मिलिट्री लेवल कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो ये भी आपके कहने पे कर रहे हैं, हम वहाँ बाढ़ भी लगा रहे हैं, हम लोग भेज भी नहीं रहे। मुज़ाकरात के लिए आप एक तरफ कहते हैं कि कहा तालिबान से मुज़ाकरात कराएं हमारे अफ़गान तालिबान से, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उनकी ठुकाई भी करें। तो आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप। तो ये मामलात जो हैं, इसमें एक और दबाव का पहलू जो मैं आपसे अर्ज़ करता जाऊँ कि माजी में ऐसा होता रहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन पाकिस्तान के बारे में एक पेज पे नहीं होते थे, लेकिन इस दफ़ा ये पूरा जो है, ये चाहे वो मैटिस हों जो वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर ख़ारजा हों, या मतलब है कि उनकी पेंटागन हो या स्टेट डिपार्टमेंट हो, वो सब पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा अब निज़ामी साहब, लेकिन उसमें यह है कि अब ये दौरा सिर्फ इस तरह से नहीं है कि नई हुकूमत आई है तो खैर सगाली का दौरा है, मुलाकात करने के लिए है, कुछ मुबारकबाद देने का सिलसिला है। एक लिस्ट होगी माइक पोम्पियो के हाथ में, वो एक लिस्ट लेकर आएंगे, वो कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे पाकिस्तान से, ये आपको हातमी लगता है? और वो जो लिस्ट जिसका आपने जिक्र भी किया कि वो क्या चीज़ें पाकिस्तान से चाह रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के पास इसका जवाब वही है जो नवाज शरीफ हुकूमत देती रही है, जो जरदारी हुकूमत देती रही है? हमारे साथ हिना रब्बानी खर साहिबा मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ारिजा, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए जी, आप यू हैव बीन जब जरदारी साहब के होते हुए तो आप वज़ीर ख़ारजा भी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये तो मेरे ख्याल से इतनी, मुझे तो कम अज़ कम इतनी सीरियस लग रही, इतनी पहले शायद कभी नहीं थी अमेरिका के साथ हमारी। नहीं निज़ामी साहब, आई विल टेंड टू डिसएग्री विद दैट, एंड मेरे ख्याल से सूरत हाल शायद इतनी संगीन नहीं है जितनी इमेच्योरिटी ऑन पाकिस्तानी साइड अपैरेंट है और विजिबल है, और उसकी वजह से एक मतलब एक सिचुएशन को बजाय इसके कि सुधारें, वर्सन किया जा रहा है। देखें, मैंने पहले भी ये कहा था कि एक मुल्क को अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी एक मैच्योरिटी दिखानी होती है, और पाकिस्तान जबकि अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए इस नई हुकूमत को आए हुए, हमने तकरीबन हर इंटरेक्शन with anybody of substance from the other side, बेशक वो मनमोहन सिंह साहब, सॉरी नॉट मनमोहन सिंह बट मोदी साहब हो, बेशक वो मैक्रॉन की कॉल हो, बेशक वो पोम्पियो का कॉल हो, उसको हमने इतनी इमेच्योरली हैंडल किया है कि प्लेइंग टू द गैलरीज करते हुए, खुद गलतियां करके, खुद आग लगा के फिर उसको बुझाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तो मुझे इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत कंसर्न है, बट फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो मैं एक वो चेस्ट बीटिंग का माहौल और नेशनल नैरेटिव को बजाय फरोग देने और नेशनल इंटरेस्ट को ही रखना, कोर इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी को आगे चलाना, हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बिल्कुल इमेच्योर तरीके से पाकिस्तान को एम्बैरेस किया जा रहा है। वैसे देखिए, आपने हर छोटी इख्तलाफ पे एक वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं कैरी आउट करनी ना। आप ये रियलिज्म के साथ फॉरेन पॉलिसी चलाएं, आप ये अंडरस्टैंड करें कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में पाकिस्तान नहीं है, बल्कि क्लियरली बहुत सारे वजूहात के लिए, जिसमें ईरान भी आ जाता है, जिसमें कंटेनमेंट ऑफ चाइना भी आ जाता है, जिसमें री इमर्जेंस ऑफ रशिया भी आ जाता है। और आपने देखा कि जनरल मैटिस ने जो पॉलिसी डाली, जो उनकी डिफेंस पॉलिसी आई, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अमेरिका का इस वक्त डिफेंस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होगा कंटेनमेंट ऑफ चाइना इन रशिया, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक रेलेवेंट रहना और उनसे आगे रहना अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, बजाय इसके कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइट करें। तो ये दुनिया बदल गई है, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स बदल गए हैं, लेकिन पाकिस्तान समझता है कि वो कभी अमेरिका का बेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, उसी वक्त उसको गालियां भी देना चाहता है। एक इमेच्योरिटी नजर आ रही है। मोहतरमा, आप ये कह रही हैं कि दुनिया बदल गई लेकिन हम नहीं बदले। फिर दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इत्तफाक से आपके प्रेडिसेसर थे जब वज़ीर ख़ारजा बनी है, उस वक्त भी कोई इसी किस्म की गलतियां थी जिसकी वजह से उन्हें रिप्लेस किया गया था। अब आपको कोई उनकी, ये जो आपने बात बताया, एक 7 साल बाद वो दोबारा वज़ीर ख़ारजा बने, इज़ देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस, जो मतलब है कि मसलन आपकी जो अजीब बात लगती थी कि ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जब बाहर हुई तो वी हैड लॉट ऑफ एग ऑन आवर फेस कि हमने ये कह दिया कि ये बात ही नहीं हुई। तो ये
मसलन दूसरी तरफ हम IMF का पैकेज मांग रहे हैं, तो ये किस तरह मैरी करेंगे हम इन चीज़ों को? देखिए, मुझे तो ताजुब हो रहा है कि कितनी हम देखिए फॉरेन ऑफिस में जिसने एक दिन भी गुजारा हो ना, उसको थोड़ी सी तरीका और फॉर इंस्टेंस बहुत लोगों ने ये कहा है और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली हम मनसब का होना या उससे कॉल ना रिसीव करना उसको बहुत देखा नहीं जाता, लेकिन हमेशा निज़ामी साहब कोई एक मुझे वाकया बता दें या एक प्रेसिडेंट बता दें, बेशक वो जरदारी साहब का हो, बेशक वो गिलानी साहब का हो, बेशक वो नवाज शरीफ साहब का भी हो, जो कि मेरी पार्टी पे तो नहीं है, तो आई एम नॉट बायस्ड इन एनी वे, जहाँ पे एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कंग्रेचुलेटरी फर्स्ट कॉल भी अपने हम मनसब से लेने के लिए इंतजार न किया। फिर आप बात करते हैं हम पाकिस्तान का इज्जत और वकार बचा रहे हैं। आप पहले पाकिस्तान के इज्जत और वकार को रोनते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट करते करते जो नॉन इशू को इशू बना लेते हैं। और इस वक्त जो एक कंप्लीट नजर आ रहा है ना कि क्योंकि अब मुझे तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं नजर आ रहा कि फॉरेन पॉलिसी में क्या हमारे प्रायोरिटीज हैं इस वक्त मुझे लग रहा है सिर्फ ये हो रहा है कि जो कहते हैं ना जी फाइल मैनेजमेंट का इशू बना हुआ है। इस वक्त तो उनके पता नहीं स्केड्यूल कॉल हुई थी फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ या नहीं हुई थी, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब सबको इज्जत दिलवा रहे हैं ये कह के कि मैंने नहीं ली, इससे तो हमारी बेइज्जती होती है। क्या हमें इतना भी फॉरेन ऑफिस में बहुत टैलेंट भी है और फॉरेन ऑफिस की प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अनफॉर्चुनेटली जब लोग हुकूमतें आके ये समझती हैं कि फॉरेन ऑफिस में जाहिर लोग बैठे हुए हैं और उनको बहुत कुछ पता है, और फिर इस तरह के देखिए अभी तो हमें बगैर किसी वजह से पाकिस्तान को एम्बैरेस किया गया। आपने बात की ना जी पाकिस्तान के मुंह पे एक अंडा आए, अब आप मुझे बताएं जब इन्होंने फॉरेन ऑफिस के प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट दिलवाई कि पाकिस्तान वुड नॉट रिक्वेस्ट वुड आस्क द यूएस टू टेक इट्स स्टेटमेंट बैक टू करेक्ट दिस, ठीक है, ये आप बड़ा चेस्ट बीटिंग हुई जी, देखें जी नई हुकूमत आ गई है, आप ये किसी का नहीं सुनेंगे। अब आपने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई या गवाई जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं ली और आप उसी तनख्वाह पे उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यू नो, सो यू आर एम्बैरेसिंग द कंट्री एंड यू आर बीइंग वेरी वेरी इमेच्योर। आपने अपील करना है पीटीआई के सपोर्टर्स प्रोमोटर्स को, तो प्लीज आप जाके अपनी अलहदा एजेंट की मदद करें, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मत अब्यूज करें और स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मत एम्बैरेस करें। अच्छा मोहतरमा, ये बताएं कि अब ये कल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आफ्टर ऑल आप तो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उसमें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल realism. You have to be realistic about what is on the table. इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, दूसरे कहाँ खड़े हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस खिते में, दूसरों के क्या हैं, कहाँ पे आपके अलाइनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है, वो होती है आपकी स्पेस टू कोलैबोरेट, टू कोऑपरेट एंड टू गो इनटू अ पार्टनरशिप मोड। सिर्फ वो स्पेस जहाँ पे अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स इस रीजन में इस खिते में कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं, तो फिर आप बातें बहुत ज्यादा कर सकेंगे बट आप कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। मेरे नजर में इन द ब्रॉड सेंस हमें पीस एंड सिक्योरिटी का पिलर बनना है, पाकिस्तान को बनाना है। उसके लिए हमें जो इम्प्रेशन देना है साहब, मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर को, जो आपने कहा ना कि पहले भी ऐसे तो होता रहा अभी भी ऐसे, मैं बिल्कुल इनके साथ नहीं कंपेयर करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे लगता है हमने बहुत मैच्योरली फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया। हमने एक क्लियर ऑब्जेक्टिव रखा कि जी रीजनल हमें हार्मनी चाहिए, हमने रीजनल पिवट बनना है, हमने अमेरिका की फिक्र नहीं की, हमने यूके की फिक्र नहीं की, हमने सिर्फ अफगानिस्तान की, इंडिया की, चाइना की, ईरान की फिक्र की और बड़े धड़ल्ले से की। तो यहाँ पे मुझे वो उस किस्म का फोकस नहीं नजर आ रहा कि क्या हम एक तरफ में हम अमेरिका के बेस्ट बड्स बनना चाहते हैं, फिर हम उनको गालियां भी देना चाहते हैं एट द सेम टाइम, फिर हम कहते हैं कि जी इंडिया के साथ उन्होंने मिसकोट करते हैं शायद उनके लेटर को भी, फिर हमें वहां से भी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो एक बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक प्रायोरिटी, एक गवर्नमेंट का फोकस नजर आना, इस वक्त इट ऑल सीम्स टू बी इन अ chaotic state where we cannot even manage the files, let alone priority. सर, मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है, ये बताइए कि एज फॉरेन मिनिस्टर आपको ज़रा कम बात नहीं करनी चाहिए जितनी शाह महमूद कुरैशी साहब बयानात देते हैं, और हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं वो भी फॉरेन पॉलिसी पे तबसरा राय करते हैं। ये इस पर क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए और क्या होता था आपके दौर में? देखें, ये होता है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आई जेन्युइनली बिलीव कि आप जो कहें दैट शुड बी वेटी, दैट शुड कैरी वेट, एंड अगर आप रोज आके दो सफ़ों के बयानात जारी करेंगे तो शायद आपका वो लोग भी, आप इवन द मीडिया
perhaps will stop picking it up, right? मेरे नज़र में एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि फॉरेन पॉलिसी के जो भी स्पोक्स पर्सन हो आप उनको इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पे एक प्रेस सेक्रेटरी ने लंबा चौड़ा बयान दिया कि ये टॉक कैसे हुई थी और उसमें क्या क्या हुआ था, तो क्या ये जायज़ नहीं था कि हमारे भी प्रेस सेक्रेटरी और हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो उनका जवाब देते? क्या ये हम मनसबी की बात की जाती है तो जो एक प्रेस सेक्रेटरी, जो एक डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पर्सन होता है, उसका जवाब हमारे फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। आप अपने आप को क्यों, मतलब व्हाई यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ? बिकॉज थोड़ा सा डिप्लोमेसी में आपको लेवल्स रखने होते हैं ना, ताकि कल को कोई चीज गलत कही गए गलती से या दुरुस्त करनी पड़ी तो आप एक लेवल रखें कि फॉरेन सेक्रेटरी शायद कोई और बयान दे सके। बट जब फॉरेन मिनिस्टर बयान दे देता है तो उसके नीचे के सारे लोग तो चुप हो गए। वेयर इज द रूम फॉर करेक्शन? ठीक है, बहुत शुक्रिया हिना खर साहबा प्रोग्राम में हमारे करने के लिए। हमें एक ब्रेक लेना है यहाँ पर जी, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। निज़ामी साहब, इस पर एक दो सवाल, एक दो चीज़ें मेरे जहन में भी आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाबर अवान साहब ने क्यों अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुशीर जो थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया, क्या हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। निज़ामी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हिना रब्बानी खर साहबा से हम बात कर रहे थे, एक दो चीज़ें मेरे जहन में भी आ रही थी। अब मैं एक तो ये बताइए कि क्या जो अमेरिका के पाकिस्तान से शिकवे हैं और एक अरसे से हैं, आपके ख्याल में उसमें कुछ हकीकत भी है या बस वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है? ज़ाहिर एक लॉबी भी तो है ना यहाँ अमेरिका की इंडिया के साथ और कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज और भी जो इस रीजन में काम कर रही हैं। असदुल्ला साहब, बात पता क्या है, हम कौमी तौर पे एक विक्टिम सिंड्रोम का शिकार रहते हैं कि सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, हम ठीक हैं। मेरा सिर्फ ये है, बसद अदब ये अर्ज़ है कि ये बात ठीक है कि लॉबियाँ हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, लेकिन आपने अंग्रेज़ी में एक मकूला सुना होगा, जो परसेप्शन है अगर वो इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। अब हमें दुनिया को ये बावर कराना है बातमाद तौर पे कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो आपकी मदद मुआवन को तैयार हैं, हम खुद टेररिज्म से डील कर रहे हैं, हम टेररिज्म को हार्बर नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारी क्या कहना चाहिए जो स्टेट है, अगर उसका जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की कलाबाजियाँ और ये जो दूसरी चीज़ें, ये इस नैरेटिव को बजाय इसको ज़ायल करने के अगर और स्ट्रेंथन करें तो फिर तो एक एतमाद का भुगतान रहेगा। और मुसीबत यह है कि जो हिना रब्बानी साहब ने बात कही है ना, कि या तो हम कहें कि जी हम बिल्कुल एक नॉर्थ कोरिया जैसी स्टेट बन जाएं, जो ख़ुद भी वो भी एटम बम बनाने के बाद अब अमेरिका से तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, या हमें फिर ये भी है कि दूसरा सजदा सैफ कर दें, ये भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जो हकीकत पसंदाना पॉलिसियाँ, मसलन ये है कि इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान इतना कलाश हुआ है कि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यकीनन ये वक्त नहीं रहा अब इस चीज़ का, ये जो पुराने किस्म के फरसूदा किस्म के पैराडाइम्स हैं उसके ज़रिए उन पर इंसिस्ट करना, या अगर कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई बात है तो हमें उसकी सरकोबी करनी पड़ेगी। देखें ना, पहले कियानी साहब के दौर में तो हम ये भी नहीं मानते थे कि जी, हम कहते थे हम अपने मुल्क में जो दहशतगर्द है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा फिर हमने ऑपरेशन शुरू किया उनके दौर में, लेकिन बड़ा वो ले तो लाल से काम लेते रहते, स्वात ऑपरेशन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जनरल रहील शरीफ आए, उन्होंने उसको बहुत आगे ले गए, और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो उसको मज़ीद और आगे ले गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम और क्या करें, बताइए कि आप या तो हमारे सामने एविडेंस रखें ना, खाली इंडियन प्रोपेगेंडे पे ना जाएं। तो इसकी बड़ी ही मेहनत की ज़रूरत है। तो निज़ामी साहब, आपको ये लगता है कि पाकिस्तान को जो अमेरिका को जवाब होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर? नंबर एक ये कि
हमें पैसों की ज़रूरत है, जैसे कि आपने खुद भी कहा। नंबर 2 कि हम कमज़ोर हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते, जो कि इमरान खान ने खुद भी कहा। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का रिप्लाई होगा पाकिस्तान का। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, हकीकत पसंदा ना होगा। लेकिन देखें ना, तीसरा नाजायज़ उनका बड़ा मुतालबा है। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है ना, उसमें चीन का भी जिक्र है कि भाई हमें इस बात पर तशवीश है कि भाई आप चीन जो है वो आप जो उसके आपके बहुत करीब हो गए हैं आप चीन के। अब इसका हम क्या कर सकते हैं बताएं भाई? अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, हमारी इमदाद नहीं करेंगे तो हमने कहीं तो जाना है। हाँ, अलबत्ता जो चीन के साथ हमारे तल्लुकात हैं वो बहुत सारे, हम महातीर मोहम्मद ने भी बात कही है, श्रीलंका से भी बात हो रही है, मालदीव से भी आवाज़ आ रही है। हमें ये भी देखना चाहिए कि चीन के जो CPEC प्रोजेक्ट है इसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये हमारे फ़ायदे में और कहाँ कहाँ हम इसकी वजह से मज़ीद मकरूज़ होते जा रहे हैं। अगर जो चीन की वजारत ख़ारजा ने ये वाज़ेह किया है कि ये एक महज प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान मकरूज़ हो गया चीन की वजह से, जो CPEC के कर्जे हैं वो देर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दी ओवरऑल पाकिस्तान की जो डेट है वो हमारी अपनी नालायकियाँ और करप्शन है। अच्छा, जिसका जिक्र अगर आप बाबर अवान की बात, चीज़ें जाते जाते सर बाबर अवान साहब का जिक्र नहीं करेंगे? मैं अब उसी पर आना चाह रहा था कि बाबर अवान साहब जो हैं, जी पर आ रहा हूँ निज़ामी साहब, कि नैब में उनके खिलाफ रेफरेंस हो गया है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में, जिसमें वो केस चल रहा था कि 27 अरब रुपया जो है वो उसमें उसकी कॉस्ट में इजाफा हो गया था उसकी ताख़ीर की वजह से। अब उसमें ताख़ीर की वजह बने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो लोग, उनमें एक राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे और एक बाबर अवान साहब थे। तो इन पर अब रेफरेंस होने की वजह से बाबर अवान साहब ने एक मोरालिटी का मुजाहरा करते हुए और हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जाते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ चूंकि रेफरेंस हो गया तो मैं अपना ओहदा छोड़ता हूँ, मैं क्लियर करूंगा फिर आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। तो ये बाबर अवान साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के वजह से। मॉरल हाई ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बाबर अवान साहब की जो वजारत कानून है इसमें मुलव्वस है, और इस मामले में आप शहबाज शरीफ साहब अपनी हर तकरीबन तकरीर में नंदीपुर का जिक्र करते रहे। तो बहुत देर की मेहरबान आते आते हमें तो नंदीपुर तो का जो स्कैंडल है वो बाबर अवान साहब के साथ साल से, यानी तकरीबन 7 साल हो गए इस बात को वो मुंसलिक है। ये इन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, ये इनसे लिया गया। अच्छा जी जी जी, दूसरी तरह सेठी साहब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लिया गया। जी जी अच्छा, सेठी साहब ने भी दिया नहीं है, उनसे लिया गया जी। अच्छा, अब ये एक होते हैं शर्जील मेमन साहब सर, जो सेहतमंद होने के लिए और बीमारी से निजात हासिल करने के लिए जैतून और शहद का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये हुआ है कि आगा खान हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी है कि जनाब ये जो खून के नमूने हैं उसमें अल्कोहल की मौजूदगी के शवाहिद तो नहीं मिले, लेकिन वो नमूने उनके हैं या नहीं ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे स्टाफ ने जाकर उनके ब्लड सैंपल हासिल नहीं किया। वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ने हमें खून भिजवाया था, हमने उसको चेक करके बता दिया है। अब ये नहीं पता ये ब्लड उनका या नहीं, ये उनकी वजाहत आई है। दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया है जो सैंपल्स थे उसको चेंज करने के और हकायक को मस्क करने के मामले में। यानी अब एक और चीज़ हुई है कि वो जो बॉटल्स वहाँ पर कलेक्ट की गई थी, ये मैं बात कहूँ, ये मामला जो है इतना ज़्यादा गुंजक हो गया कि इसको मिस हैंडल किया गया, और ऐसा कोई मसला नहीं था। अगर वहाँ पे जो सैंपल हैं वो सील किए जाते हैं, ये कोई बात नहीं है कि जी सैंपल भी चेंज हो गए, खून का सैंपल भी चेंज हो गया। मेरा ख्याल है कि इस मामले में इसीलिए मजिस्ट्रेट और दूसरे लोग होते हैं इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने के लिए, ताकि जो आला अदलिया है और उसके जो सरबराह हैं वो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन लेवल पे अगर आएंगे तो फिर अब वो आज वजाहत कर रहे हैं जिसकी कोई मेरे ख्याल से कोई चंदा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। शर्जील मेमन साहब ने जो कुछ किया वो निज़ामी साहब वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बहरहाल सही है। अब निज़ामी साहब बहरहाल जो मजिस्ट्रेट से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो जाकर करेंगे, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट्स ने अगर कुछ करना होगा या वहाँ के जो दीगर मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। हाँ वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। इस पर मजीद भी बात की जा सकती है, हो सकता है हम कर रहे हैं निज़ामी साहब अगर ये स्टोरी इसी तरह से आगे चलती है तो। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।